20वीं सदी की शुरुआत हुई। दुनिया के नक्शे पर एक देश बदहाल हो चुका था। अमीरी गरीब की खाई चौड़ी हो चुकी थी। गरीबी इतनी कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। दुकानें से रोटियां लूटी जा रही थी। वो भी तब जब देश में कृषि का बोलबाला था, मगर देश का शासक निरंकुश था। दैवीय शक्ति का दावा करने वाला शासक जनता की भलाई से लापरवाह था। साम्राज्य विस्तार उसका एकमात्र लक्ष्य था। साम्राज्यवाद की ऐसी सनक थी कि कई जंग हारने के बाद भी प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह सब कुछ तब हो रहा था जब देश के मजदूर और किसान लाचार थे। बेरोजगारी अपने चरम पे थी। दशकों से जमे बारूद में जब चिंगारी भड़की, तब एक क्रांति का उदय हुआ। एक क्रांति जो जरसाई को निरंकुशता के कारण भड़की थी। एक क्रांति जो निकम्मी नौकरशाही के कारण पैदा हुई थी। एक क्रांति जो सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसानों के कारण जन्मी थी। और वही क्रांति जिसने सबसे पहले अब कम्युनिस्ट देश की स्थापना करी। यह थी ऐतिहासिक रूसी क्रांति, जिसमें न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में सियासत की एक नई इबारत लिखी। इस क्रांति के बाद यह पहली बार कार्ल मार्क्स के सपनों को जमीन पर उतारा गया। पहली बार किसी क्रांति ने जमीन, रोटी और डेमोक्रेसी का नारा दिया। पहली बार समाजवाद की शुरुआत हुई और इसके नायक बनने वाले कोई और नहीं था बल्कि व्लादिमीर लेनिन थे। वही लेनिन जिसने राजा से सत्तासीन। आज आपको ऐतिहासिक रूसी क्रांति की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे सत्ता के निरंकुशता ने रूस बदहाल हो चुका था। जानेंगे कि मजदूर और किसानों की बेचैनी ने कैसे देश में क्रांति की चिंगारी भड़काई। रूस में कैसे मार्क्सवाद और समाजवाद की स्थापना हुई, उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां शामिल थी। इस क्रांति के प्राथमिक कारणों में जारवादी सरकार के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार, किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बीच बढ़ता असंतोष और रूसी रूढ़िवादी चर्च पर राजशाही सरकार का नियंत्रण शामिल था। रोमनोव वंश के जारशाही शासन ने ग्रामीण किसान वर्ग और शहरी और औद्योगिक श्रमिक वर्ग दोनों का खूब उत्पीड़न किया। इससे किसानों और मजदूरों दोनों के बीच एक तरह का असंतोष पैदा हो गया था। रूसी किसानों का मानना था भूमि उन लोगों की होनी चाहिए जो उस पर खेती करते हैं। इन जमीनों पर सामंत और पादरियों का कब्जा था। यह सब कुछ जारशाही सरकार के नाक के नीचे हो रहा था। दरअसल 1760 के दशक में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई और 1783 में इस क्रांति का खात्मा हुआ। अमेरिका के मूल निवासी की आज़ादी और उनके अधिकार के मांग को लेकर एक क्रांति भड़की थी। अमेरिकी राष्ट्र क्रांति को फ्रांस के साथ मिला था। फ्रांस की सरकार ने वाशिंगटन की सेना को हथियार और गोला बारूद जैसे जरूरी चीज़ों को आपूर्ति की थी। फ्रांसीसी नौसेना ने ब्रिटिश बेड़ से लड़ाई की थी और वर्जीनिया में अमेरिकी लड़ाकों की रक्षा करी। आसपास के देशों में नागरिकों को समझ आया कि प्रताड़ना और शोषण के स्थिति में वो क्रांति की आग को भड़का सकते हैं। भविष्य में इसका असर देखने को मिल गया। इस क्रांति का धुआं फ्रांस के रास्ते से रूस तक पहुंच गया। फ्रांस की तरह रूस में भी सामंत विशेषाधिक भूमि का 67% हिस्सा सामंतों के पास था, तो 13% हिस्सा चर्च के पास था। यानी करीबन 80% जमीन इन दो वर्गों के पास था। किसान खेतों में मजदूरी की तरह काम करते थे। एक तरह से ये जमींदारों का गुलाम था। इनका जीवन यापन जमींदारों को दिए गए भूमि के छोटे से टुकड़े की पैदावार पर निर्भर करती थी। इसलिए 1860 में किसानों ने युद्ध कर दिया। ये विद्रोह के कारण 1861 में रूस ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी जस के तस बनी रही। अभी भी उनके पास जमीन के छोटे टुकड़े ही थे। और दूसरी ओर उन्हें जो भी जमीन आवंटित की गई थी उसके लिए उन्हें कई दशकों तक कर का भुगतान करना पड़ता था। 20वीं सदी की शुरुआत में भूमि सुधार के प्रयास के बावजूद भी रूस में मुख्य रूप से किसान गरीब बने रहे और जमीन पर मालिकाना हक लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ रूस में उद्योग का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। रूस में 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन इसका सबसे नकारात्मक पक्ष ये था कि रूस की औद्योगिक क्रांति में विदेशी पूंजी की बड़ी भूमिका थी।
बड़े बड़े निवेशक विदेशी थे, मगर इनमें उद्योगों में काम करने वाले लोग स्थानीय रूसी नागरिक थे। ऐसे में इन निवेशकों को मजदूरों की स्थिति से कहीं ज़्यादा अपने आर्थिक लाभ की परवाह थी। निवेशकों की इस सोच के चलते मजदूरों की अनदेखी होने लगी। दूसरी तरफ रूसी